हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने साइंस की सीरीज को कंटिन्यू कर रखा है, तो आज का हमारा टॉपिक है किडनी। इससे पहले मैंने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाया था, उसकी कंटिन्यूटी में है ये। तो जिसने ह्यूमन हार्ट नहीं देखा पहले, वो एक बार ये पूरा देख लेना है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, ग्रुप डी वाले बच्चे तो इसको बिल्कुल रट ले कि कौन से कितने चैम्बर हार्ट किसके अंदर होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। फिर ये मैंने ह्यूमन हार्ट की साउंड वगैरह के बारे में बताया था। तो इसकी कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी में भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है किडनी, लेकिन इसमें छोटे छोटे 1, 2, 3 की फॉर्म में ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे हमेशा। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि पिछली बार ग्रुप डी में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी को आपको पता है हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही पढ़ो तो बेटर है। किडनी किडनी का सबसे पहले तो ये क्या है कि किससे मिलके बनी होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी क्या है, नेफ्रॉन की यूनिट है। छोटे छोटे नेफ्रॉन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, किडनी बन जाती है। नेफ्रॉन जो है वो दो चीजें से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन के अंदर एक तो मालफीबियन बॉडी होती है और एक रीनल ट्यूबुल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर। मालफीबियन बॉडीज के अंदर जो चीजें होती है, तो ग्लोमेरुल्स और एक बोमुन कैप्सूल। बोमुन कैप्सूल जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के काम आता है। एक्चुअली किडनी हमारा काम क्या करती है, किडनी हमारा यूरिन को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, जो भी यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं वो प्यूरिफाई होकर किडनी के थ्रू आता है। तो किडनी में प्यूरिफिकेशंस में जैसे थोड़ा बहुत है, जैसे हम भी कोई छानते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट हमने कोई सीव ली, छलनी ली, हमने छान दिया, ऊपर से वो मोटी छलनी से छान देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसमें बारीक पार्टिकल्स अंदर चले गए, फिर हम दोबारा दूसरी पतली छलनी से उसको छानते हैं तो वो बहुत अच्छा छन जाता है। तो ऐसे ही किडनी के अंदर भी अलग अलग तरीके के कह सकते हो कि छलनियां लगी होती है। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी नहीं जाने देता, वो कौन सा होता है, फिर बोमिन कैप्सूल्स। तो इन ए नट शेल किडनी मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन के पास दो बॉडी होती है, मालफीबियन बॉडी और रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बोमिन कैप्सूल होता है। अब यहां से क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, पेपर मुझे याद नहीं है, बस मैंने पिछला पेपर एनालिसिस किया तो उसमें मैंने पाया था कि डायलिसिस के बारे में पूछा हुआ था। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस वो प्रोसेस है जब किडनी ऑटोमेटिकली खुद से काम करना बंद कर दे। तो किडनी की फिल्ट्रेशन के लिए वीकली जो प्रोसेस होता है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, तो ऐसा आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायलिसिस। पूछा जाए कि डायलिसिस किस पे वर्क करता है, तो ऑस्मोसिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किडनी भी ऑस्मोसिस प्रिंसिपल पे काम करती है और ये डायलिसिस किडनी का ही है। ये आर्टिफिशियल है, किडनी हमारी नेचुरल तरीके से करती है। तो जब डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस याद रखना सबसे पहले तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल के ऊपर। अब ये ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट, GFR बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये वो रेट है कि किस रेट से किडनी जो यूरिन है उसको प्यूरिफाई करती है। जैसे अपने हार्ट का पता है कि 1 ही मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है, ऐसे बीपी का पता है कि 1 मिनट के अंदर सिस्टोल डायस्टोल इतना होना चाहिए, ऐसे किडनी का भी है, ये रेट होता है। इस रेट को क्या बोलते हैं कि यूरिन को फिल्टर करने की क्षमता। ठीक है, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड प्यूरिफाई करती है, 155 ml मिलीलीटर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर, और एक डे के अंदर 180 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने किडनी की फोटो लगा रखी है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये एड्रेनल ग्लैंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले मेरी साइंस की सीरीज को कंटिन्यू करिए, पहले वो देखे फिर आपको ये समझ आएगी। इन्फीरियर वीना कावा के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीना कावा का क्या काम होता है, और ये आपकी लेफ्ट किडनी है और ये आपकी राइट किडनी है। ठीक है, ऑर्टा मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी महाधमनी होती है ये रीनल वेन्स है, ब्लू वाली वेन्स और रेड वाली जो है ये ओर्टा है। इनके थ्रू ऐसे ही ब्लड किडनी से प्यूरिफाई होके आगे आता है, और फिर ये जैसे यूरिन यहाँ पे यूरेटर में आएगा, उसके बाद यूरेटर के बाद अपना यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर है ये, और जहां से हम एक्सक्रीट करते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ से क्या समझे, यहाँ से कभी कभी ऐसे लाइन से सीरीज में क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें सीरीज बनी होती है, तो आप ये याद रख लिए कि आपको सीरीज कैसे याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास आता है यूरेटर, यूरेटर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। हम कहते हैं ना कि ब्लैडर बिल्कुल फुल हो चुका है, जिसकी वजह से हमें भी पता चलता है कि हमें यूरिन जाना है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आता है तब। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा। तो
आपको ये याद रखना है, ये इनको आगे पीछे कर देगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर को आगे लगा देगा, यूरेटर को यहाँ लगा देगा, यूरेथ्रा को पहले नंबर पे लगा देगा। तो 4 ऑप्शन में इनको ऐसे घुमा घुमा के देगा। तो ये इसका ऑर्डर करेक्ट है। सबसे पहले अपना यूरिन यूरेटर के पास जाएगा, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्पिंक्टर होते हैं, जो अगर हम ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके रखें तो वो ढीले भी हो सकते हैं, और जब स्पिंक्टर ढीले हो जाते हैं तो फिर अपना यूरिन ड्रॉप 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 करके पूरा टाइम गिरता रहता है। आपने जो पेशेंट होंगे उनके अंदर देखा होगा, या फिर जो हमारे बूढ़े दादाजी वगैरह उनमें देखा होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर को मतलब यूरिन को ज्यादा देर आपको नहीं रोकना चाहिए। जैसे ही आपको मिक्चुरेशन लगे कि हाँ हम पास करना चाहते हो, यूरिन को पास कर देना चाहिए, क्योंकि इससे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बुरा इफेक्ट आता है। ठीक है। तो ये किडनी के बारे में है। चलिए फिर इसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि कौन से जो एनिमल्स ही होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग पे एनिमल्स हैं, तो जो कौन से एनिमल्स हैं जो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट जो हम सुबह करते हैं मॉर्निंग में, तो उसको क्या बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैमल्स कौन से होते हैं, हम, या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ऐसे एनिमल जो अपने यंग वंस को दूध पिलाते हैं वो कौन से होते हैं, मैमल्स। और एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जो धरती पे भी रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेंढक। तो जितने भी मैमल्स और जितने भी एम्फीबियंस हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। ये आपको याद रखना है, यूरिया पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और यूरिया की कॉम्पोजिशन लिख लो, यूरिया किस किस से मिलकर बना होता है। यूरिया के अंदर 95% तो वाटर होता है। ठीक है। इसके अंदर 2.5% जो है वो यूरिया होता है, और 2.5% इसके अंदर अदर्स होते हैं। तो आपको ये कॉम्पोजिशन याद रखनी है। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग की प्रोस्पेक्टस में भी पूछा जा सकता है आपसे, और मैमल्स के प्रोस्पेक्टस में भी पूछा जा सकता है। खाली फ्रॉग का एग्जांपल नाम देके भी पूछा जा सकता है, और एम्फीबियन का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि जो मैमल्स एम्फीबियंस है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। यूरिया में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर सेल कॉम्पोजिशन होती है इसकी यूरिया की। ठीक है। अब रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं वो, और जो पक्षी हैं वो, और इंसेक्ट हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, आपके यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। सांप वगैरह आपने देखा होगा, जो सांप की पोटी होती है वो यूरिक एसिड होती है। ठीक है। यूरिकोटैलिक भी आप इसको कह सकते हो। तो मैमल्स हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, एम्फीबियंस हो गए। अब बारी आती है एक्वेटिक। एक्वेटिक कौन से होते हैं, जलीय जीव। हिंदी वाले बच्चे लिखते रहे जो मैं बोल रही हूँ वो। ठीक है। जलीय जीव जो है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, CTET का तो फेवरेट क्वेश्चन हो चुका था पहले, कि यहाँ पे फिश लिख देते थे यहाँ पे, और फिश का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछते थे, क्योंकि फिश क्या एक्वेटिक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, अमोनिया। तो ऐसे एक्वेटिक जलीय के नाम से भी आपका आ सकता है, और पर्टिकुलरली आपको फिश लिख के भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अमोनिया। ठीक है। ये सब आप इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है सबको। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यूरिन है उसका कलर कैसा होता है, अपना पेल येलो ह्यूमन बीइंग का। और कौन सा पिगमेंट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है अपने यूरिन के अंदर। अब जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी याद रख लेते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट जो होते हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं मालफीबियन ट्यूब्यूल्स। अब हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही कहेंगे। तो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े क्या एक्सक्रीट करते हैं, मालफीबियन ट्यूब्यूल्स। जो वो सुबह एक्सक्रीटा निकालते हैं उसको मालफीबियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो स्कॉर्पियन होते हैं और जो स्पाइडर होते हैं, ठीक है, मकड़ी होती है, जो स्पाइडर मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहेंगे, मकड़ी और जो स्पाइडर होते हैं उसके जो एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड। और जो लीच होती हैं, जो जोंक होती हैं, आपने देखा होगा भैंस वगैरह के, अर्थवॉर्म होते हैं जो, ठीक है, अर्थवॉर्म तो आपको पता ही होगा, वो जो एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रीडिया। ठीक है। इनको हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए एज इट इज इनको याद रख लेना। मैंने सबका बता दिया, जितने भी फाइलम है सारे के सारे, सबका आपको याद रखना है। टेप वोम और हुक वोम फीताकर्मी होते हैं ना, जो उनका वो जो एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्लेम सेल, ज्वल कोशिका। ठीक है। ये सबकी आपको याद रखनी है। अब एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि जो गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है, तो किसकी प्रेजेंस की वजह से, कैरोटीन और फॉस्फोरस की वजह से गाय के दूध का जो है वो पीला रंग होता है। ये वन लाइनर है, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखने हैं आपको। चलिए अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बच गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। हालांकि मैंने 1 और 2 पार्ट में पूरा करा दिया है, बस थोड़ा सा ये बच गया था। ये मैंने पहले बताया हुआ, पर यहाँ पे मैंने नट शेल के अंदर समरी के अंदर और लिख दिया है आपको, ताकि आप जाते वक्त एग्जाम में इसको रिवाइज कर सके पूरे नोट्स पढ़ने की बजाय। ठीक है। वैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम करा चुकी हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये बस इंपॉर्टेंट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ सकता, लास्ट में ये जरूर पढ़ जाना कि किसका डाइजेशन कहाँ होता है। जैसे कि मैंने रोटी खाई तो रोटी का कहाँ होगा, मैंने फैट खा लिया तो फैट का कहाँ
होगा, ठीक है। मैंने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है, तो ये सारी डाइजेस्टिव साइट है सबकी, किसका डाइजेशन कहाँ होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेना, ये पहला बक्कल कैविटी, फिर स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, जो रोटी हो गई, दाल हो गए, चावल हो गए, जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, कार्ब्स जो होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एक तो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या, जो हमारा मुंह है इसके अंदर होता है, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारा कहाँ हो जाएगा, मुंह के अंदर, और फिर जो बचा हुआ है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मुंह के अंदर कैसे होता है, मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगी, लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे बता दूं कि जैसे मैंने कोई रोटी खाई है, मान लो हार्ड, मैंने रोटी की एक बाइट ली और मैंने मुंह के अंदर ली, तो दांतों ने क्या किया, उसको ग्राइंड करना शुरू किया। टाइप ऑफ टिथ्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं कि कौन से टिथ का क्या काम होता है, किसका टीयरिंग है, किसका मिक्सिंग है काम है, किसका ग्राइंडिंग काम है, इनसिकर क्या होता है, कैनाइन क्या होते हैं, प्रीमोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, सारे मैंने बता रखे हैं। तो जिस टीथ का जो भी काम है उसने वो काम करना शुरू किया। इस और हमारी उसके अंदर लार आई, मुंह के अंदर सलाइवा में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, PTYLIN, दिखाऊंगे मैंने लिखा हुआ है। टाइलिन क्या करता है, बहुत सारे जो हार्मफुल एंजाइम्स है उनको आधों को तो मुंह में ही मार देता है। टाइलिन हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर। तो जो मैंने रोटी की बाइट खाई, वो दांतों ने उसको ग्राइंड किया, तो आधा डाइजेशन तो उसका कहाँ हो गया, बक्कल कैविटी में। फिर उसके जाके नीचे जाके जब उसके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने की बारी आती है, तो बचा हुआ डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक के अंदर, पेट के अंदर नहीं होता। उसके बाद है फैट्स की बारी। फैट मैंने आपको पहले बता रखा कि किस किस में टूटेगा फैट, ठीक है। पहले ग्लिसरॉल में टूटेगा आगे जाके। तो जो फैट है वो अपने मुंह के अंदर फैट का डाइजेशन नहीं होता, ना ही पेट के अंदर फैट का डाइजेशन होता। फैट का डाइजेशन डायरेक्ट किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जो भी हमने 1-2 चम्मच घी खाया तो यहां नहीं पचेगा, वो जाके कहां पचेगा, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर। फिर में बहुत सारे बच्चे जिम जाते हैं जो प्रोटीन लेते हैं, वैसे प्रोटीन हम जो वेजिटेरियन है वो जैसे हब्स, आजकल तो नेचुरल प्रोटीन आते हैं हब्स वाले, वो ले लेते हैं। तो प्रोटीन का एक जो डाइजेशन है वो मुंह के अंदर नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होगा, पेट के अंदर और छोटी आंत के अंदर। तो कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होगा, पेट और छोटी आंत में। कुछ डाइजेशन पेट में होगा, कुछ छोटी आंत में बचा हुआ। छोटी आंत में तो सबका ही होता है, ये तो आपको आंख बंद करके रट लेना है कि क्योंकि ये बनी ही डाइजेशन की साइट है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। इसके बारे में मैंने पहले आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, सबके बारे में पढ़ा रखा है डीप में। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, थोड़े बहुत ही माइक्रो जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, तो ये भी कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको सारे याद रखने कि किसका डाइजेशन कहाँ होता है। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो दोनों साइट है, बक्कल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात करते तो जैसे मैंने मुंह में खाया, जैसे मैंने कोई भी रोटी का टुकड़ा है, वो मुंह में किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च की फॉर्म में, है ना। मीठा मीठा लगता है ना रोटी खाते हैं जब, तो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो टाइलिन ने स्टार्च से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज के अंदर, जो भी कार्ब्स मैंने खाया, ठीक है। फिर माल्टोज कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माल्टोज पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से माल्टोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मतलब कुल मिलाकर के अपनी रोटी का जो न्यूट्रिएंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। किसकी हेल्प से होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक जूस होता है हमारे पेट के अंदर, या इंटेस्टाइनल जूस, उनकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रीन का जो है डाइजेशन किसके अंदर होता है, कन्वर्जन माल्टोज के। फिर आइसोमाल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दोनों के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि बक्कल कैविटी के अंदर कैसे होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होगा। बक्कल कैविटी तो यही है कि मुंह में हमने खाना खाया, मुंह में जो स्टार्च था वो हमारा टाइलिन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। फिर मुंह से माल्टोज कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे इनके अंदर टूट गया। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट और छोटी आंत के अंदर ही होता है। पेट के अंदर क्या होगा, प्रोटीन जो है वो पेप्सिन की हेल्प से किसके अंदर टूट जाएगा, पेप्टोन। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन किसके अंदर टूटता है, पेप्टोन में। किसकी हेल्प से, पेप्सिन और HCl की हेल्प से, ठीक है। फिर पेप्टोन जो है वो छोटी आंत के अंदर जाएगा, फिर से छोटी आंत जूस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में। तो ये याद रखना है, कुल मिला के प्रोटीन किसके अंदर टूटता है, अमीनो एसिड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किस में ब्रेक होता है, लास्ट में अमीनो एसिड में। और अलग अलग याद रख लोगे तो आपको और भी फायदा है। जैसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में कौन से एंजाइम की हेल्प से टूटता है, तो पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन पेप्टोन के अंदर ब्रेक हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किसके अंदर टूटता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है प्रोटीन का, तो एमिनो एसिड।
ऑल राइट, समझ रहे हो ना, मैं हर तरीके से क्वेश्चन बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। अब बात करते हैं फैट्स की, जो घी वगैरह हम फैट खाते हैं। फैट का डाइजेशन सीधा छोटी आंत के अंदर ही होता है। याद रखना, सबसे पहले फैट इंपोर्टेंट बाइल जूस की हेल्प से किसके अंदर टूटता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट के जैसे ये मान लो फैट है, बाइल जूस इसके ऊपर गिरा तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ये टूट गया। ठीक है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया किसकी हेल्प से, बाइल जूस। बाइल जूस मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सीक्रेट करता है और कहाँ पे स्टोर होता है। मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि बाइल जूस सीक्रेट कौन करता है और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उसको स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर उसको धीरे धीरे नीचे देता रहता है। क्योंकि बाइल जूस का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना। आपने देखा होगा जिसकी पित्त की थैली निकली होती है तो बॉडी में बाइल जूस नहीं बनता, तो इसलिए जो भी वो तेल वगैरह तला भुना खाएगा तो उसको डाइजेस्ट होने में इश्यू आता है, क्योंकि बाइल जूस जो है वो गोल ब्लैडर स्टोर करता है। और जब गोल ब्लैडर निकल जाएगा तो बाइल जूस स्टोर ही नहीं होगा, लीवर से डायरेक्ट छोटा छोटा पूरा दिन गिरता रहता है। तो जब जैसे ही ज्यादा फैट खाएंगे तो ज्यादा अमाउंट में बाहर नहीं आ पाएगा एकदम से, क्योंकि स्टोर तो हुआ ही नहीं था बॉडी के अंदर, पित्त की थैली निकली हुई है। फिर उसके बाद एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो पेनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से किसके अंदर टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो एक तो ये याद रखना है आपको, ये फैट जो है वो बाइल जूस की हेल्प से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में टूटता है, पहला। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि फैट लास्ट प्रोडक्ट क्या है फैट का, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है वो कौन सी होती है। सबसे पहले क्वाशिकोर और दूसरी है मेरिस्मस। क्वाशिकोर जो है वो लगभग 5 साल के बच्चों तक होती है और मेरिस्मस जो है वो 1 साल तक के बच्चे के अंदर हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो उनका पेट बहुत बड़ा होता है, टांगे बहुत पतली होती है, हाथ बहुत पतली होती है, तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो क्वाशिकोर और मेरिस्मस ये दोनों ऐसी ही डिजीज हैं। इनकी एज याद रखनी है आपको दोनों की। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक था, ये मैंने सारा करा दिया है। अब मैं नेक्स्ट आपको मैं सोच रही हूँ कि ह्यूमन माइंड के बारे में आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है ना, जो हमारा दिमाग है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से दिमाग का क्या काम होता है। आपने सुना होगा छोटा दिमाग, नाना पाटेकर वाला डायलॉग, तो इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगी। अगर उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए, फिर उसके बाद मैं प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है और वो कंफ्यूज भी करता है, वो डायरेक्ट याद करने वाला ही टॉपिक है। तो मैं आपको एक साइड लिखवा दूंगी, थोड़ा सा समझा दूंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रेन और उसके बाद में आपको प्लांट हार्मोन, फिर बाद में जो मिसलेनियस टॉपिक है वो धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।